मानवी की शुरू से ही जासूसी फिल्में और नाटक देखने की आदत थी। उसको इन्हें देखने में बड़ा ही मजा आता था। एक दिन वो टीवी देखते हुए खुद से कहती है, हो ना हो, ये नौकर ही खूनी है। इसे देखते ही पता चलता है कि इसी ने पैसों के लिए अपने मालिक का खून किया होगा। इसके चेहरे से ही पता चलता है कि यही खूनी है। थोड़ी देर में मानवी जब अपनी मूवी के एंड पर पहुंचती है तो खुद से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, ये नौकर ही खूनी होगा। मुझे तो पहले से ही पता था। मानवी खुद से बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर मानवी की माँ काव्य आकर टीवी बंद कर देती है और गुस्से में मानवी से कहती है, अरे बस भी कर मानवी, इससे अच्छा तो तू अकाउंट्स पढ़ने की जगह ना कोई जासूसी का कोर्स कर लेती, वो ज्यादा अच्छा रहता तेरे लिए। और जब देखो ना जासूसी की मूवी और सीरीज देखती रहती है, और कुछ तो काम है नहीं तेरे पास। माँ, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे जासूसी करने का इतना बड़ा कीड़ा है, वरना मैं पक्का जासूसी का ही कोई कोर्स कर लेती और अपना कोई ऑफिस भी खोलकर बैठ जाती। लेकिन उससे पहले मैंने अकाउंटेंट की पढ़ाई कर ली और मैं अकाउंटेंट बन गई। और अब मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, कल तुझे ना लड़के वाले आ रहे हैं देखने, तो अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, ये जो तेरी जासूसी करने वाली आदत है ना, इसे थोड़ा कंट्रोल रखियो। माँ, आप उन लोगों को आने तो दो। मैं उन लोगों के बारे में सारी हिस्ट्री निकाल लूंगी कि लड़का कितना कमाता है, उसका कितनी लड़कियों से चक्कर है और सास कैसी है, कितनी खड़ूस है। बस कर बेटा, तेरी माँ ना परेशान हो चुकी है तेरी इस जासूसी की दुकान से। काव्या ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से अगले दिन पीयूष अपनी माँ सरला के साथ मानवी को देखने के लिए उसके घर आता है और मानवी को देखते ही पसंद कर लेता है। इस तरह दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और मानवी शादी करके सरला के घर आ जाती है। मानवी अपनी पहली रसोई में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाती है और सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। रात के समय भी मानवी अच्छा सा खाना बनाती है और खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन सबके सोने के बाद मानवी रसोई की सफाई करते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, अब क्या करूं? ये तो बहुत सारा खाना बचा है। उफ, कोई बात नहीं, कल ये खाना मैं किसी गरीब को दे दूंगी। इसी बहाने किसी का पेट भी भरेगा और तो और गरीब लोग मुझे दुआएं भी देंगे। मानवी बोलकर रसोई का बाकी बचा हुआ काम भी खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जैसे ही मानवी अगली सुबह किचन में जाती है तो वो देखते है कि सारा खाना खत्म हो गया है, जिसे देखकर मानवी हैरान होकर खुद से कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, रात को कौन आया था इस रसोई में जो सारा का सारा खाना चट कर गया? मुझे माँ जी को अभी बताना होगा। मानवी इतना बोलकर जैसे ही बाहर आने के लिए जाती है तभी उसकी सास सरला रसोई में आती है और अपनी बहू को इस तरह घबराई हुई देखकर उससे कहती है, क्या बात हो गई है बहू, तू इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? देखिए ना माँ जी, कल ज्यादा से ज्यादा खाना बनाया था मैंने और मैंने सोचा कि सुबह मैं किसी गरीब को खाना दे दूंगी। लेकिन अब जब रसोई में आकर देख रही हूँ तो यहाँ पर खाना ही नहीं है। लगता है कोई चोर हमारी रसोई में आया था और सारा खाना खाकर चट करके चला गया। अरे ऐसा कौन कर सकता है? खैर चोर जो भी था, वैसे भी वो खाना बासी था, हम उसको फेंक ही देते। अरे फेंकने से तो अच्छा रहा ना कि उस खाने को कोई खा गया। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप भी तो सोचिए कि हमारे घर में यानी सास बहू की रसोई में कोई चोर कैसे आ सकता है? आया तो आया, उसने तो घर का कोई सामान नहीं उठाया बल्कि खाना ही चोरी करके ले गया। चल बहू, ये सब छोड़ और सुबह के नाश्ते की तैयारी कर ले, इस बारे में फिर कभी सोचेंगे। मानवी भी अब सरला की बातों को मान जाती है और बात को रफा दफा कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों बाद मानवी बहुत सारा हलवा बनाकर रखती है और खुद से कहती है, ये हलवा मैं रसोई में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने से हलवा सख्त हो जाता है और खाने में मजा भी नहीं आता। मौसम अच्छा है, हलवा खराब भी नहीं होगा। मानवी बोलकर हलवा रसोई में रखती है और सोने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही मानवी और सरला सुबह को रसोई में जाते हैं तो सरला कहती है, ये क्या बहू, तूने तो बोला था कि तूने हलवा यहाँ रखा था, लेकिन ये बर्तन तो खाली है। माँ जी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने इस बर्तन में हलवा भर कर रखा था। मुझे नहीं पता कि ये हलवा कहाँ गया। चल अभी के अभी तेरे पति और मेरे पति से पूछताछ करते हैं। जरूर ये हरकत ना उन दोनों में से किसी एक की ही होगी। अब जैसे ही सरला और मानवी बाहर आते हैं तो पीयूष और पंकज साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सरला पूछती है, सच सच बताओ पंकज जी, आपने हमारा हलवा खा लिया है ना? अरे आपको पता है कि आपको शुगर है, उसके बाद भी आपने हलवा खाया। देखो ये तो बहुत गलत बात है, आपको इतना मीठा नहीं खाना चाहिए था। अरे भाग्यवान, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे क्या बके जा रही हो?
अरे मैं हलवा क्यों खाऊंगा, और खाना भी होगा तो बता के खाऊंगा। अरे मेरा घर है, मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगा। अरे कैसा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर। अरे 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 क्या करूं मैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने हलवा नहीं खाया तो नहीं खाया। अरे मेरी बात मान लो ना। अरे पानी का गिलास भी उठाया नहीं जाता मुझसे, और तुम कह रही हो मैंने हलवा चुराया है। अरे कुछ नहीं किया मैंने। अरे मैं बेगुनाह हूँ, मेरी बात मान लो। अगर बाबूजी ने नहीं खाया तो जरूर ये काम पीयूष जी का है। सच सच बताइए पीयूष जी, आपने खाया है ना हलवा? अरे 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 मैं क्यों खाऊंगा, और मुझे खाना भी होगा तो मांग के खाऊंगा ना। और हाँ, मैंने खाया था, लेकिन मैंने वो खाया था जो तुमने लाकर दिया था। मैं चोरी क्यों करूंगा यार, वो भी मेरे खुद के घर में। एक समय के लिए पापा कर भी सकते हैं, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ। अरे रात को आज तक मैं एक गिलास पानी पीने के लिए नहीं उठा, और तुम कह रहे हो मैंने चोरी कर ली। अरे मैंने चोरी नहीं की यार, समझो यार। उन दोनों की बातें सुनकर दोनों सास बहू बहुत परेशान होते हैं। सोचते हैं कि अगर पीयूष और पंकज ने हलवा नहीं खाया तो आखिर हलवा गया कहाँ पर। इस तरह दोनों सास बहू रात को पहरेदारी देते हुए एक दूसरे से कहती हैं। माँ जी, मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर पहरेदारी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि सास बहू की रसोई में कौन चोर आ रहा है। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कहती है। तूने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। क्या फायदा, अभी हम एक ही समय पर 2 समय का खाना बना कर रखते हैं, और रात को हम जो भी खाना बनाते हैं इसलिए बनाते हैं ताकि हम दिन में खा लेंगे। वो खाना रात को ही खो जाता है। आखिर इस चोर का पता तो लगा नहीं होगा। मानवी और सरला पूरी रात जाकर पहरेदारी करते, लेकिन उस दिन कोई भी रसोई में चोरी करने के लिए नहीं आता। और सुबह जब सभी नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो मानवी और सरला बासियां ले रही थी। उन दोनों सास बहू को देखकर पंकज ने कहा, अरे तुम दोनों सास बहू रसोई की पहरेदारी क्यों कर रही हो। अरे अरे क्या हो गया है तुम्हें, नींद नहीं आती क्या। और देखो, अगर कोई चोर आ रहा है, खा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। अरे सामान थोड़ी चुरा रहा है, खाना ही तो खा रहा है। अरे खाने दो बेचारे को, उसका पेट भरेगा। लेकिन नहीं, तुम दोनों को पहरेदारी करनी है। अरे किसी का पेट भरता है तो तुम्हारी नानी क्यों मर रही है। अरे खाने दो ना उसे। बिल्कुल भी नहीं, हम पहरेदारी खत्म नहीं करेंगे। आखिर हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि कौन चोर है जो हमारी रसोई में घुसकर ऐसी ही चीजें चुरा कर खा रहा है। अरे माँ, अगर कोई चोर आता तो आपकी महंगी चीजें लेकर जाता। अरे ऐसा कौन सा चोर पैदा हो गया जो लोगों के घर में घुस के खाना खाएगा। अरे माँ देखो, मेरी बात सुनो, कोई चोर वोर नहीं होगा, कुत्ता या बिल्ली होगी जो घुस गया होगा और खा के चला गया होगा। और आप लोगों को लग रहा है चोर है चोर है चोर है। अरे कोई चोर नहीं है। आप लोग ना अपनी ये तहकीकात ना बंद करो, और रात में ऐसे जागोगी ना तो पता नहीं कौन सी बीमारी लेके आ जाओगी। अरे शांत रहो, मन को शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा। पीयूष जी, कोई भी बिल्ली या कुत्ता इतनी सफाई से नहीं खा सकता। ये जरूर किसी इंसान का ही काम है। जिसके बाद अगली 2 रातों को मानवी और सरला ऐसे ही खाना बनाकर रसोई में रखते हैं और पहरा देते हैं। लेकिन अब दोनों बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मानवी बहुत ज्यादा थक गई थी और वो सो जाती है। सरला पहरेदारी कर रही होती है। सरला देखती है कि मानवी नींद में उठकर चलने लगी है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। मेरी बहू नींद में चल रही है। एक काम करती हूँ, मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ ताकि जब सुबह बहू उठे तो उसे वीडियो दिखा सकूं और उसे बता सकूं कि घर का खाना कोई चोर नहीं बल्कि मेरी बहू ही खाती थी। अब सरला मानवी का वीडियो बनाने लगती है। सरला ने वीडियो में रिकॉर्ड किया कि मानवी नींद में चली और रसोई में जाकर सारा खाना खा गई। जिसके बाद वो फिर से आकर अपनी सास के पास सो गई। लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज इस कहावत का मतलब समझ में आया। मानवी, तुम खुद चोरी कर रही हो, खुद खा रही हो, और हम दोनों बाप बेटों को ऐसे देख रही थी जैसे कि हम लोग कर रहे हैं सब। वाह भाई वाह, सास बहू के किचन में जो चोर है वो कोई और नहीं, बहू निकली। क्या बात है, क्या बात है। अरे अच्छा हुआ कि तुम सास बहू की जासूसी किसी काम आ गई और पता चला कि हमारी रसोई में कौन चोर आता है जो खा कर चला जाता है। माफ करना माँ जी, दरअसल मुझे जासूसी वाले नाटक और मूवी देखने का बड़ा शौक था। हो सकता है कि मैं उनमें इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि मैं अपनी असल जिंदगी भूल गई। शायद नींद में भी मैं यही चीजें सोचती थी, इसलिए मुझे ये बीमारी हो गई। मेरा यहाँ पर नाटक और जासूसी वाली मूवी देखना तो बंद हो गया, और बस यही कारण है कि मैं अपने ही दिमाग में ये सारी चीजें लेकर आने लगी और इस वजह से ये सब हो गया।
अरे बहू, तुझे जितना भी जासूसी भरा नाटक देखना है ना देख लियो, लेकिन खामखा तू भी ना मुझसे 1 हफ्ते से जासूसी करा रही है। इस तरह सरला मानवी को माफ कर देती है, जिसके बाद से अब सरला घर में बैठकर अपने ससुराल में जासूसी वाले नाटक देख लिया करती और समय गुजार लिया करती। एक दिन मानवी ने खुद से कहा, ऐसा करती हूँ, सब लोगों के लिए मूंग दाल का हलवा बनाकर रख देती हूँ। पिछली बार तो सारा हलवा खत्म हो गया था और किसी को भी खाने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मानवी बोलती है, रसोई में जाती है और खूब सारा मूंग दाल का हलवा बनाकर रखती है। उसने सोचा कि सब लोग सुबह को नाश्ते में हलवा खाएंगे और वो सबको हलवा परोसेगी, लेकिन जैसे अगली सुबह रसोई में जाकर देखती है तो हलवा गायब मिलता है। हे राम जी, ये क्या हो गया? लगता है कि कल रात को भी मैं नींद में चलकर सारा हलवा खा गई, लेकिन अब तो मैं जासूसी वाली मूवी भी देख रही हूँ। फिर ऐसा क्यों हुआ ये मेरे साथ? मानवी अब उदास हो जाती है, लेकिन किसी को ये नहीं बताती कि उसने नींद में हलवा खा लिया है। अब वो फिर से अगली रात हलवा बनाकर रखती है और अपने आप से कहती है, एक काम करती हूँ, आज रात को सोती ही नहीं हूँ, ना सोऊंगी और ना ही हलवा चुरा कर खा पाऊंगी। मानवी बोलती है और पूरी रात सोती नहीं। उसने अपने आप को जगा कर रखा, लेकिन जैसी आधी रात होती है उसे रसोई में कुछ शोर सुनाई देता है। वो अपने ससुर पति को जगाकर रसोई में जाती है तो रसोई में एक परछाई छुपकर सारा हलवा खा रही होती है। तभी पीयूष ने लाइट जलाई और कहा, ओ तेरी अम्मा, क्या कर रही हो? ओहो, हलवा खाया जा रहा है, वो भी चोरी कर कर। क्या बात है माँ, कल तक दोनों सास बहू चोर को ढूंढ रहे थे, फिर बाद में पता चला चोर बहू निकली, अब पता चला चोर सास भी है, मतलब सास बहू दोनों ही चोर है। क्या बात है, क्या बात है। अरे अरे, मीठा खाने के लिए मुझे हमेशा मना करती हो और खुद ये डोंगा भर कर खा रही हो। ये गलत है, बहुत गलत है। सरला अब रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी, जिसके बाद सरला अब सभी को पूरी सच्चाई बताती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे मीठा खाना ना बहुत पसंद है, लेकिन तेरे ससुर जी को शुगर है, इसलिए मैं उनके सामने ज्यादा मीठा नहीं खा सकती थी और हलवा देखकर मैं खुद पर काबू नहीं कर पाई। मुझे लगा था सब लोग तुझ पर ही शक करेंगे और इसलिए मैंने ये सारा हलवा खा लिया। लो भाई, अखर लो बात, सास बहू जासूस बनी थी चोर को पकड़ने के लिए और आखिर में चोर खुद ही निकली। कोई बात नहीं माँ जी, आपने भी मुझे माफ किया था और मैंने भी आपको माफ किया। और अगर आपको हलवा खाने का मन किया करे तो आप मुझे बता देना, अगली बार से मैं शुगर फ्री हलवा बना दूंगी जो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा बहू। वो हलवा ना तेरे ससुर जी भी खा पाएंगे और मैं भी खा पाऊंगी और हमें इस तरह चोरी भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही चोर ढूंढने की। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हो जाए ना तो सबसे ज्यादा अच्छा है। कम से कम तुम दोनों सास बहू रसोई में आए चोर को ढूंढने के चक्कर में दया अभिजीत बनकर तहकीकात नहीं करोगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पीयूष की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद मानवी अब जब भी कुछ अच्छा बनाया करती तो ऐसे बनाया करती कि किसी के शरीर को नुकसान न हो और घर में चोरियां होना बंद हो जाता है और सास बहू की रसोई में अब शांति आ जाती है। अमित के माता पिता ने हमेशा घर को खुशहाल रखने की कोशिश की थी। अंजलि और नंदनी थी तो दोनों ननंद भाभी, लेकिन अब वो अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। अंजलि की ननंद नंदनी की शादी हाल फिलहाल में ही हुई थी, पर शादी होने के बाद भी नंदनी अपनी भाभी से मिलती रही और नंदनी को उसके मायके छोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति राहुल था। और ऐसी एक दिन अंजलि की सास रेखा अपनी बेटी और बहू के पास बैठी होती है और दोनों ननंद भाभी का प्यार देखकर उन दोनों से कहती है, जब घर में ननंद भाभी एक साथ होती है ना तो घर में रौनक आ जाती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। ननद जी के साथ रहकर तो ऐसा लगता है कि वो मेरी नंद नहीं बल्कि मेरी सगी बहन है। काश ननद जी हमेशा मेरे साथ रहती। हाँ तो भाभी, आप भी मेरी भाभी थोड़ी ना है, आप तो मेरी सहेली और बहन दोनों हो। और आपको तो पता है ना, मुझे भी आपके बिना जरा भी अच्छा नहीं लगता। भगवान करे तुम दोनों ननंद भाभी को किसी की नजर ना लगे। और सभी घर में देखो, ननंद भाभी जब देखो लड़ती रहती हैं और मुझे तुम दोनों को देखकर सुकून मिलता है जो प्यार से रहते हो साथ में। खैर इन सब को छोड़ो और नंदनी ये बताओ कि तुम यहाँ अब कब तक रहोगी? ना रुकने का तो नाम मत लेना तुम। भाभी, यहाँ रुकने आई हूँ कुछ दिन, अब हम खूब मजे करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब जब तक तुम यहाँ रुकने आई हो तब तक हम खूब मजे करेंगे। दोनों ननंद भाभी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ राहुल अक्सर नंदनी से मिलने आया करता। राहुल स्मार्ट होने के साथ साथ स्वभाव से भी काफी अच्छा था।
और देखते ही देखते अंजलि और राहुल एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे एक दिन राहुल अपने ससुराल आता है और अंजलि से ढेरों बातें करता है। भाभी जी, आप बातें तो बहुत अच्छा करती हो और समझदार तो आप पहले से ही बहुत हो। धन्यवाद राहुल, तुम्हारी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं। आपको पता है, आपके साथ तो समय का पता ही नहीं चलता। बात तो आपने बिल्कुल सही कही नंदोई जी। ननद जी के साथ भी समय का पता नहीं चलता है, पर जब आप आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन बस ऐसे ही बैठी रहे और ऐसे ही गुजर जाता है। मेरी नंदनी बहुत भाग्यशाली है, आखिर उन्हें आप मिले हैं। आपका स्वभाव सच में बहुत अच्छा है। भाभी जी, ये सब बस नजरिए की बात होती है। जो इंसान खुद अच्छा होता है ना, उसे सब अच्छा लगता है। इंसान जैसा होता है ना, ठीक वैसे ही हम उन्हें पहचानते हैं, और इंसान को परखने में मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, वैसे भी आपसे जीत ही कौन पाएगा। अंजलि और राहुल की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि ये दोस्ती कब प्यार में और रिश्ते में बदल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि नंदनी अंजलि की ननद थी और राहुल रिश्ते में उसका नंददोई था। इसलिए वो दोनों अपनी भावनाओं को दबा कर रखते और इस रिश्ते को आजादी तब मिलती है जब वो दोनों घर में अकेले होते हैं। नंदनी अपनी माँ के साथ कहीं पर बाहर गई हुई थी और अंजलि घर पर अकेली थी। तभी वहाँ पर राहुल आता है और अंजलि को घर में अकेला देखकर उसको अपने दिल की बात कहता है। भाभी, मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करती हो, प्यार करती हो, लेकिन आप भी मेरी तरह मजबूर हो, इसलिए आप कुछ कर नहीं पा रही। लेकिन हमारा ये प्यार, ये हमारी नजदीकियाँ, ये बढ़ाता जा रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। पर राहुल, आप मेरे नंदोई हैं, और अगर ये घर वालों को पता चला तो आप जानते हैं ना क्या होगा। मैं अपनी नंद से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज अंजलि, समझने की कोशिश करो। मैं नंदिनी का पति बनकर अब नहीं रह सकता। मैं तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ। अंजलि राहुल की बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि इस रिश्ते को सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि अंजलि भी अंजाम देना चाहती थी, और इस तरह दोनों अपनी बढ़ती भावनाओं को नहीं रोक पाते और दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसकी उम्मीद ही शायद किसी को हो। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ राहुल अब हर दिन नंदिनी से मिलने के बहाने आता। नंदिनी से ना मिलकर अंजलि से मिलने चला जाया करता। ये देखकर कहीं ना कहीं नंदिनी को इस रिश्ते पर शक हो जाता है। राहुल और अंजलि के बीच बढ़ रही नजदीकियों से घर में तनाव पैदा हो चुका था और नंदिनी को अब शक भी होने लगा था कि उसके पति और भाभी का जैसा कुछ दिखता है ये वैसे से बिल्कुल अलग है। और ऐसे एक दिन नंदिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे लग रहा है कि अंजलि भाभी और राहुल के बीच कुछ चल रहा है। अरे बेटा, तू ज्यादा मत सोच, दोनों दोस्त हैं, कुछ ज्यादा गलत नहीं है उन दोनों में। और वैसे ही मजाक करते हैं वो लोग। और देखो, नंदोई और भाभी के रिश्ते में तो इतना मजाक चलता है। माँ, दोस्ती और प्यार में फर्क होता है। मुझे डर है कि कहीं हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच ना आए। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मुझे अपनी बहू और दामाद पे पूरा भरोसा है, तो इतना मत सोचो, बल्कि उन पर भरोसा रखना सीखो। वो कभी गलत नहीं करेंगे। पर माँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे अब हम सब एक घर में रहते हैं, और वैसे भी तू ही तो कहती है ना कि भाभी कम वो दोस्त ज्यादा है तेरी, तो इतना ज्यादा मत सोच। नंदिनी अपनी माँ की बात सुनकर शांत हो जाती है। उसका शक भी अभी लेकिन दूर नहीं हो पाया था और वो अपनी भाभी और पति पर नजर रखने लगी थी। कई दिन निकल जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता। और ऐसे ही एक दिन नंदिनी कहीं बाहर जाती है तो वो वहाँ पर राहुल और अपनी भाभी को देखती है। राहुल अंजलि को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और कुछ देर बाद वो उसके गले भी लगता है। ये देख अंजलि का शक यहीं से यकीन में बदल जाता है और वो रोते हुए अपने भाई के पास आती है और उसको सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आता है। और इसके बाद सभी लोग राहुल और अंजलि का इंतजार कर रहे होते हैं। जब राहुल अंजलि के साथ आती है तो अमित अंजलि से पूछता है, अंजलि, ये सब क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ ये? वो अमित जी। भाभी, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। प्लीज भाभी, आज झूठ मत बोलना, सच बता दो, आप दोनों के बीच क्या है? क्यों आप हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? अरे एक डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, पर आपने क्या किया? बस नंदिनी, बस, बहुत बोला तुमने और हमने बहुत सुना। हाँ, करते हैं एक दूसरे से प्यार, और हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है गलत है तो तुम इसे गलत मानो,
लेकिन मैं इसे गलत नहीं मानता। और कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि शादी के बाद कोई किसी और से प्यार नहीं कर सकता। और अमित भैया, आपको हमारी गलती दिख रही है। हाँ, आप अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों पे जो ध्यान देते हो, क्या वो सही है? बोलिए ना, क्या वो सही है? अपनी पत्नी को इग्नोर करके दूसरी औरतों के साथ ऐश मौज करते हो, वो सही है। और आपकी पत्नी किसी और से प्यार भी करे तो वो गलत है। और अंजलि तो अपनी सास से या अपनी ननद से अपना गम बांट भी नहीं सकती थी। और नंदिनी, तुम बड़ी सती सावित्री बन रही हो। बहुत सती सावित्री हो तुम। बताओ कि सबको तुम्हारी सच्चाई। तुम भी अपने भाई से कम नहीं हो। मेरी जुबान बंद है ना, तो बंद रहने दो, ज्यादा अच्छा होगा। आप लोगों की इसी हरकत के कारण हम लोगों को अकेलापन महसूस हुआ, जिसके कारण हमारी नजदीकियां बढ़ गई और हम एक दूसरे से प्यार कर बैठे। आप लोगों ने किया तो वो सही था और हमने किया तो गलत। ऐसा क्यों? राहुल की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू थे। इसलिए अमित और नंदिनी अंजलि और राहुल को छोड़ देने का फैसला करते हैं। यानी कि तुम दोनों अब साथ रहना चाहते हो? हाँ। ठीक है अंजलि, भले ही मैंने तुम्हें समय ना दिया हो, पर तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं गलती सच में मेरी ही थी। असली प्यार किसी को पाना नहीं बल्कि सेक्रीफाइस करना होता है। जाओ, अगर तुम राहुल के साथ खुश हो तो खुश रहो। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। भले ही मेरे भाई और मुझे धोखा मिला हो, पर तुम खुश रहो राहुल। तुम मेरे पति से पहले मेरे दोस्त थे, और भाभी भी मेरी ना तो सिर्फ भाभी थी बल्कि एक दोस्त थी, और मैंने अपने दोस्त के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप दोनों खुश रहना। बहू, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। अगर तू यहाँ से जाकर खुश है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तू जा सकती है यहाँ से, बस आज की रात रुक जा। रेखा की बात सुनकर अंजलि आज रात को रुकने के लिए तैयार हो जाती है, और आज की रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। अंजलि अपने पति ननंद के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रही थी। उसे एहसास होता है कि जाने अनजाने में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद वो राहुल से कहती है, राहुल, हम अपनी खुशी के लिए अपनों का दिल नहीं तोड़ सकते हैं। अमित और नंदिनी हमें एक करने के लिए हमसे खुद अलग हो रहे हैं। अगर मैं आज तुम्हारे साथ चली जाऊँ ना, तो शायद मैं तुम्हारे साथ खुश कभी नहीं रह पाऊंगी, और ना ही तुम मेरे साथ खुश रह पाओगे। जरा सोचो, हमें एक करने के बाद वो दोनों अकेले हो जाएंगे। हम इस तरह उन दोनों को रुला नहीं सकते हैं, और ना ही उन्हें अकेला छोड़ सकते हैं। राहुल। अंजलि की बात सुनकर राहुल उससे सहमत होता है, और वो दोनों अपने प्यार को त्याग अपने अपने पार्टनर को चुनते हैं और अपने घर वालों को फैसला बताते हैं। और इस तरह अंजलि और राहुल अपने प्यार का गला घोटकर सब कुछ ठीक कर चुके थे और अपनी गलती मान चुके थे, और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। संगीता अपनी बेटी प्राची को रोकते हुए बोलती है, नहीं, तू कहीं बाहर नहीं जाएगी। तू अगर बाहर गई और तू बाहर जाके कुछ ऐसा ही करेगी जिससे लोग मुझे ताने मारेंगे। तेरी वजह से मेरा नाम खराब होता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे घर पे ही रहना है, कहीं बाहर मत जाइयो। अगर तू बाहर गई तो तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और जो काम करना है तुझे घर पे बैठ के कर। कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो घर पे ही करवा ले। जो पैसे लगेंगे वो सब दे दूंगी मैं। तुझे फालतू में बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। घर का बस नाम बर्बाद किया कर, इसलिए अब तू घर से बाहर नहीं जाएगी। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? अरे मैं कॉलेज जा रही हूँ, पढ़ाई नहीं करूँगी तो क्या करूँगी घर में बैठकर? और रही बात दूसरों की, तो आप क्यों दूसरों की बातों में आ जाती हो? दूसरे तो बस बोलते हैं ना, और दिक्कत तो मुझे होती है क्योंकि आप मुझे ताने देती हो, उन लोगों को तो नहीं देती हो ना, तो उन लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए कितनी मुश्किल आ जाती है, ये नहीं सोचती हो आप। और ये बताइए आप, मैंने कब आपका नाम खराब कर दिया? बिना बात के आप मुझे ताने पे ताने देती आ रही हो, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए देर हो रही है। आपको जो बात करनी है ना, शाम को करना। एक तो खुद दूसरों की बातों में आ जाती हो और इल्जाम सारा मुझ पे लगा देती हो कि मैं आपका नाम खराब कर रही हूँ। मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। तुझे कल पड़ोसन जया ने किसी लड़के के साथ घूमता हुआ देखा था। अब ये उम्र तेरी पढ़ने लिखने की है या फिर लड़के के साथ घूमने की है, ये सब मुझे पता चलता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा तो तेरी माँ होना बेकार ही है। ये सब सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन तुझे तो अपनी माँ की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। आवारा लड़कों के साथ घूमना, पार्टी करना यही पसंद है तुझे, और तू अपनी माँ को ही बोल रही है कि मैं ही हमेशा गलत बोलती हूँ।
माँ आप भी ना किसी की भी बातों पर आसानी से यकीन कर लेती हो और अपनी बेटी को ही गलत समझने लग जाती हो। अरे आपको अपनी बेटी पर जरा भी विश्वास नहीं है क्या? अरे क्यों मैं ऐसी हरकत करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो? अरे मैं तो बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती हूँ। और रही बात जया आंटी की, तो उनकी बातों पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए आपको। उनकी बात का तो ना कोई दीन ईमान ही नहीं है। उनके खुद के बच्चे क्या क्या करते हैं उन्हें सब पता है, और पता होने के बाद भी वो ऐसे दिखाती है कि उनके बच्चे कितना अच्छा काम करते हैं, और आप उनकी बातों पर यकीन करके अपनी बेटी को बोल रही हो। ये तो गलत बात है ना माँ। जो गलत होता है ना उस पे लोगों को ज्यादा ही मिर्ची लगती है, और तभी तुझे इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है। घर पर भी तू पढ़ाई कर ही सकती है, लेकिन नहीं, तुझे तो बाहर घूमना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आज के बाद तेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद। तुझे पढ़ना है तो घर पे ही रह के पढ़, वरना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरे पिता नहीं है, मैंने तुझे अकेले ही पाला है। मैंने कितनी मुश्किलों से तुझे पाला है, और तूने एक बार भी नहीं सोचा ये आवारागर्दी करने से पहले। इसलिए अब मैं कह रही हूँ तू कहीं बाहर नहीं जाएगी। प्राची अपनी माँ की बातों के आगे कुछ नहीं कर पाती और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। संगीता लोगों की बातों में आकर हमेशा ही अपनी बेटी को गलत समझा करती, और कुछ ही दिनों बाद संगीता और प्राची दोनों ही छत पर खड़े थे। तभी वहाँ पर जया आती है और प्राची को छत पर खड़ा देखकर जया बोलती है, क्या बात है, आजकल माँ बेटी में कुछ ज्यादा ही बातें हो रही हैं, और वो भी छत पर। और गर्मी ज्यादा है तो छत पे तो रहना बनता है। और देखना मैं भी तेरी छत पर आ गई। वो क्या है ना, तेरी छत पर बहुत अच्छी हवा आती है, और देखना मेरी छत पर हवा ही नहीं आती। अरे तुम्हारा मन कैसे हो गया आ जाने का? सब ठीक तो है ना? मेरे घर में तो सब कुछ ठीक है, पर मुझे लगता है तेरी बेटी के चाल चलन ठीक नहीं है। मैंने वो पड़ोसन के बेटे के साथ तेरी बेटी को घूमते हुए देखा था, और वो पड़ोसन है ना उमा, उसी के बेटे के साथ देखा था। और मैंने नहीं बल्कि बहुत सारी औरतों ने देखा था, वो भी तेरी बेटी को। और उमा तो तेरी बेटी को सुना भी रही थी। बहुत बुरा लगा मुझे तो ये देखकर। आखिर तू मेरी दोस्त है, इसलिए सोचा बता ही देती हूँ कि तेरी बेटी क्या ही कांड कर रही है। सोचा बाहर से पता चलेगा तो तुझे बुरा लगेगा, तो सोचा मैं ही तुझे बता दूं। ये सब क्या है प्राची? इसलिए मैं तुझे कहीं बाहर जाने ही नहीं देती हूँ। एक दिन के लिए जाएगी और मेरा नाम ही खराब कर देगी। फिर देख ले तूने वही हरकतें करी है और मुझे वही सुनने को मिल रहा है। माँ मैंने कुछ नहीं किया, और ये जो जया आंटी है ना ये बहुत ज्यादा बोलती है। आंटी आप जरा देख लेते कि क्या हो रहा था और क्या नहीं। माँ मुझे उमा आंटी ने सुनाया नहीं बल्कि आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि उनका बेटा छोटा है, और मैंने उसे कुछ सवाल अच्छे से समझा दिए थे, और सबने सुना था कि वो दीदी करके मुझसे बात कर रहा था। वो भी नहीं देखा गया आपसे। यहाँ आप माँ को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रही हो। माँ आप देख लो, ये बिना बात के ना मुझसे पंगे ले रही है। किसी दिन मैं इन्हें कुछ बोल दूंगी ना तो फिर मेरे से बोलना मत कि तू इतनी बदतमीज हो गई है। हाँ हाँ पूरी दुनिया पागल है ना, तू ही बस दुनिया में समझदार है। उमा ने खुद आके मुझे बताया है कि तू उसके बेटे के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रही थी, जिसको देखकर उमा ने तुझे बहुत सुनाया। अगर मैंने कुछ गलत देखा या सुना था तो वो क्या था जो उमा ने बताया मुझे। देख ले संगीता, अभी भी वक्त है, समझा ले अपनी बेटी को। कल को ऊंच नीच कर दिया तेरी बेटी ने तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी किसी को। सच में प्राची तूने तो हद कर दी है। तुझे बात करने की तमीज नहीं है कि आखिर बड़ों से कैसे बात की जाती है। अगर वो कुछ बोल रही है तो तू शांति से सुन नहीं सकती है क्या? उनकी बातों पर जवाब देना जरूरी है क्या? हमेशा जब देखो जब जुबान चलाती रहती है अपनी गलती तो माननी होती ही नहीं है। प्राची अपनी माँ की बातें सुनकर अक्सर ही निराश हो जाया करती, क्योंकि संगीता कभी भी अपनी बेटी की तारीफ में और उसकी तरफ से कुछ नहीं बोलती और ना ही अपनी बेटी का साथ देती। इसलिए प्राची को काफी अकेला महसूस होने लगा था। पता नहीं मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि माँ कभी भी मेरी बात सुनती ही नहीं है और मेरी तरफ से कुछ जानती भी नहीं है। बस हर वक्त मुझे सुनाने को खड़ी रहती है, और वो भी बाहर वालों की बात मानकर। सच में इतना बुरा तो मुझे कभी नहीं लगा जितना बुरा माँ को देखकर लगता है। पता नहीं अब माँ मुझे समझेंगी भी या नहीं, मेरी बात सुनेंगी भी कि नहीं। पता नहीं वो दिन कब आएगा। दिन निकल रहे थे और यही चीज अब रोज की बनती जा रही थी। प्राची अब धीरे धीरे अपनी माँ से दूर हो रही थी। अब वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद प्राची को अशोक नाम का एक लड़का परेशान कर रहा था। एक दिन अशोक प्राची के घर आ जाता है और संगीता घर पर नहीं होती। वो अंदर जाकर प्राची से बोलता है, हमें तुमसे प्यार कितना ये तो हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। देखो आ गया मैं तुम्हारे घर,
अब तो तुम्हें यकीन आ चुका होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। प्लीज अब मेरा पीछा छोड़ दो। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हें तो अभी बताता हूँ कि प्यार कैसे किया जाता है। अशोक प्राची के साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी वहाँ पर संगीता आ जाती है और ये सब देखने लगती है। संगीता अशोक और प्राची दोनों को ही थप्पड़ मारती है और बोलती है, नाम खराब करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये लड़का कौन है और इसे घर पे क्यों बुला लिया है तूने? इस माँ के लिए तुम मुझे ठुकरा रही हो? हाँ, मेरे प्यार को तुमने ठुकरा दिया अपनी माँ के लिए। और तुम्हारी माँ ने क्या किया? तुम पर इल्जाम लगा दिया। ये तो तुम्हारी बात तक नहीं सुन रही है। चलो मैं तो चलता हूँ, तुम दोनों देख लो। माँ बस बहुत हो गया। मैंने कभी भी नाम नहीं खराब किया है। अशोक मुझसे प्यार करता है, मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन आप हमेशा अपनी बेटी को गलत कहती आई हो, इसलिए मैं अपनी परेशानी बता नहीं पाई आपको। आपने नाम खराब किया है माँ शब्द का, क्योंकि आपने अपनी बेटी को कभी समझा ही नहीं। प्राची की बात सुनकर संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है और जिसके बाद वो कभी भी प्राची को कुछ नहीं कहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।